अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। रजनीगंधा की खेती करके कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। नाडेप कंपोस्ट बनाने का तरीका और इसकी उपयोगिता। पिछले कुछ समय से खेती में काफी बदलाव हो रहे हैं। किसान पारंपरिक खेती छोड़ व्यावसायिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे किसानों के लिए रजनीगंधा की खेती भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि बाजार में रजनीगंधा की खूब मांग है। आज बुके से लेकर शादी फंक्शन में इसका प्रयोग होता है। अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, जिला समस्तीपुर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार। अब देखिए, अगर जहाँ तक हम बिहार की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर रजनीगंधा एक बहुत ही खूबसूरत पुष्प है और इसके लगाने का समय अब स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि फरवरी के लास्ट से और मार्च भर इसके लगाने का उत्तम समय है। इवन कि इसको आप अप्रैल में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके पुष्पन की क्रिया वो थोड़ा सा लेट होगी। इसलिए अगर आप तैयार हैं तो आप खेत तैयार करके अभी लगा सकते हैं। रजनीगंधा की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन यह बलुई, दोमट या दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी उपज मिलती है। इसकी रोपाई कंद से की जाती है। इसकी खेती के लिए खेत की अच्छी तैयारी और जल निकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। रजनीगंधा के लिए जमीन का चुनाव करते समय दो बातों पर विशेष ध्यान दें। पहला, खेत या क्यारी छायादार जगह पर न हो। दूसरा, खेत या क्यारी में जल निकास का उचित प्रबंध हो। खाद उर्वरक की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हर पौधों को खाद उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए कम से कम 15 से 20 टन पॉसिबल हो तो कर ले, नहीं तो 8 से 10 टन सफिशिएंट है कंपोस्ट की खाद। चूंकि ये पत्ती वाले पौधे हैं, इनको भी खाद उर्वरक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो लगभग 120 से 150 किलो, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, स्फूर की मात्रा 50 से 60 किलो और पोटास की मात्रा भी 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सूक्ष्म तत्व की कमी हो तो वो पौधों में पूरक हो जाए। और इसके कंद की जो साइज होनी चाहिए वो 20 से 25 ग्राम की, लगभग 1 साल पुरानी कंद आप किसी भी विश्वसनीय स्थान से या हमारे यहाँ पुष्प विभाग से, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पुष्प विभाग से आप ले सकते हैं। इसकी अच्छी प्रभेद अगर हम इसको बात करें तो 2 कैटेगरी होती है, एक डबल पुष्प और एक सिंगल पुष्प।
सिंगल पुष्प में हमारे पास बहुत ही अच्छी वैरायटी है प्रज्वल करके, जो IIHR बंगलोर द्वारा विकसित की गई है। और दूसरी किस्म है सुवासिनी और वैभव, जो डबल इसके पुष्प जो है डबल फ्लावर के होते हैं और इसका कट फ्लावर में यानी गुलदस्ता बनाने में इस्तेमाल होता है, और सिंगल वाले पुष्प का इस्तेमाल माला बनाने में और कट फ्लावर दोनों में इस्तेमाल होता है। और बहुत बढ़िया सिंगल वाले फ्लावर में एसेंस होता है, जिसका तेल निकाल के भी हम उसकी मार्केटिंग करते हैं और लगभग 2 लाख 2.5 लाख रुपए लीटर के हिसाब से इसका तेल बिकता है। अगर इसको ट्रांसपोर्ट और आगे तक एक्सपोर्ट कर दें तो इसकी और भी कीमत बढ़ जाएगी। साल भर फूल लेने के लिए प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर कंद रोपण भी किया जा सकता है। कंद का आकार 2 सेंटीमीटर व्यास का या इससे बड़ा होना चाहिए। हमेशा स्वस्थ और ताजे कंद ही इस्तेमाल करें। कंद को उसके आकार और भूमि की संरचना के अनुसार 4-8 सेंटीमीटर की गहराई पर और 20 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 से 12 सेंटीमीटर कंद से कंद के बीच की दूरी पर रोपण करें। रोपण करते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 1200 से 1500 किलोग्राम कंदों की आवश्यकता होती है। और इसके लगाने की जो दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर। अब अगर 2 साल के लिए खेती करना चाहते हैं तो 30 गुणे 30 सेंटीमीटर पर इसका लगाएं। और जब 15 से 20 दिनों में इसके पौधों का जमाव हो जाता है, उसके बाद 30 से 35 दिनों पर बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा और 50 से 60 दिन पर दूसरी मात्रा डाल के मिट्टी में मिला देते हैं। रोपाई के बाद जब कंद के अंकुएं निकलने लगे तब सिंचाई से बचना चाहिए। गर्मी के मौसम में फसल में 5 से 7 दिन और सर्दी के मौसम में 10 से 12 दिन के अंतर पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचाई की योजना मौसम की दशा, फसल की वृद्धि अवस्था और भूमि के प्रकार को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार माह में कम से कम एक बार खुरपी की मदद से हाथ द्वारा खरपतवार निकालना या निराई गुड़ाई करें। बरसात के समय जल जमाव भी होता है, तो ये पौधा जल जमाव को भी झेल जाता है और कम लागत में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाला उद्यानिक फसलों में एक पुष्प फसल है। और अगर हम हेक्टेयर की बात करें तो लगभग बढ़िया से अगर इसकी मार्केटिंग किसान करते हैं तो 5 से 6 लाख रुपया शुद्ध लागत छोड़ के शुद्ध लाभ प्राप्त होता है और लागत प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 लाख रुपए की आती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। कंपोस्ट बनाने का एक नया विकसित तरीका नाडेव विधि है, जिसे महाराष्ट्र के कृषक नारायण राव पांडरी पांडे ने विकसित किया है। इससे निर्मित खाद में फसलों के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं और इसे काफी आसानी से किसान अपने घर ही बना सकते हैं। तो चलिए नाडेव कंपोस्ट बनाने की विधि और उसके लाभों के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिराजुद्दीन से।
कृषक भाइयों, आज हम जानेंगे कि नाडेप विधि से आपकी कंपोस्ट या खाद कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे सर्वप्रथम अगर हमें नाडेप कंपोस्ट बनानी है तो हमें एक टांका बनाने की ज़रूरत होती है, जिसे हम टैंक भी बोलते हैं। और इस टैंक को बनाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी कि इसका आकार क्या होना चाहिए। ईंटों की सहायता से पक्का नाडेप बनाया जाता है, जिसका आकार 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होता है। ईंटों को जोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तीसरे, छठे और 9वें रद्दे में मधुमक्खी के छत्ते के समान 6 बाय 7 के छेद छोड़ दिए जाते हैं। और इसमें जो आपकी जो दीवारें बनेंगी, इसकी जो उनकी चौड़ाई होनी चाहिए दीवारों की, वो 9 इंच तक हम रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सामग्री है जो कि इस टांके के बनाने में लगेंगी। तो टांके के बनाने के लिए जो सामग्री की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले हमें ईंटों की ज़रूरत होगी, फिर बालू की ज़रूरत होगी और सीमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें ये पक्का बनाना होता है। टांका बनाते हुए कुछ मुख्य बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब आप टांका बना रहे हैं तो इसमें छिद्र छोड़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो छिद्र हमें छोड़ने होते हैं वो हमें 1.5 फीट की दूरी पर छोड़ने हैं। और जब छिद्र छोड़ने की जो श्रृंखला होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो अगर पहले जो आपकी रो है उसके 2 छिद्रों के बीच में दूसरी श्रृंखला के मध्य में उसको पड़ना चाहिए, और इसी तरह से दूसरी पंक्ति के जो 2 छिद्र के बीच में तीसरी पंक्ति की छिद्र उसमें आने चाहिए। अब बात करते हैं कि किन किन सामग्री की हमें ज़रूरत होगी इसमें भरने के लिए, कौन कौन सी परतें हमारी उसमें डलेंगी। तो हमें जो चाहिए होगा एक टांके के लिए, जो मैंने अभी आपको आकार बताया, उसमें हमें आपका 1500 किलो आपका चाहिए कचरा, जो कि सूखा कचरा हो सकता है, जो आपके अभी जैसे खरीफ की फसल कटी है तो उसका जो अवशेष बचा है वो ले सकते हैं, तो 1500 किलो वो होना चाहिए। फिर आपका 1750 केजी आपकी छनी हुई मिट्टी, जो बारीक मिट्टी है, वो हमें लेनी चाहिए। 100 किलो हमें इसमें चाहिए आपका गोबर और 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ 3 किलो रॉक फॉस्फेट, आधा किलो आपका राइजोबियम कल्चर वाली खाद, फिर आपका आधा किलो हमें एजोडोबैक्टर, और जो पीएसबी जिसे फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, वो हमें 1.5 केजी की आवश्यकता होती है। भराई से पहले टांके की दीवारों को गोबर के लेप से लिपाई कर दें। इसके बाद पहली परत पर विभिन्न वनस्पति सामग्री जैसे सूखे पत्ते, डंठल, कचरा, टहनियों को 6 इंच तक भर दें। दीमक नियंत्रण के लिए नीम और पलाश की पत्तियां जरूर डालें। अब दूसरी परत में 3 से 4 किलो गोबर का घोल बनाकर वनस्पतिक सामग्री के ऊपर डाल दें। अब तीसरी परत पर 50 से 60 किलो छनी हुई मिट्टी की परत बना दें। बता दें कि 11 से 12 परतों में पूरी सामग्री भर जाएगी। इसके बाद टांके को 400 से 500 किलो मिट्टी की परत बनाकर गोबर से लिपाई कर दें। 15 से 20 दिनों बाद जब सामग्री 8 से 9 इंच सिकुड़ जाए, तब दूसरी भराई करके टांके को अच्छी तरह ढक दें। एक पक्के नाडेप टांके से साल में 3 बार खाद तैयार की जा सकती है। फिर आप इसको 10 दिन के अंतराल पर इसको निरीक्षण करिए। 10 दिन के अंतराल पर निरीक्षण पर जब आप पाते हैं कि इन पर कहीं दरारें पड़ रही हैं, तो जब दरारें पड़ी है तो फिर से इसमें आपका जो गोबर और पानी का घोल है वो इसमें हमें डाल देना चाहिए, और फिर इसको चिनाई कर देनी चाहिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो इसकी ऊंचाई है, जो हम 9 इंच तक आपका भर दें, जैसे जैसे अपघटन होता रहेगा, डिकम्पोजिशन होता रहेगा, वो नीचे चली जाएगी। तो जैसे जैसे वो नीचे जाती है तो फिर से आप वैसी ही सामग्री और वैसी ही सतह से इसको दोबारा भर सकते हैं। तो ये जो आपकी नाडेप विधि से जो कंपोस्ट है, ये 100 से 120 दिन में रेडी हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि एक टंके से आपको कितनी खाद इसमें उपलब्ध हो पाती है, तो 100 से 120 दिन में एक टंके से आप 25 से 30 क्विंटल खाद रेडी कर सकते हैं। तो एक वर्ष में अगर हम इसे यूज़ करते हैं टांके को, तो 100 क्विंटल के करीब आपकी खाद इससे हम ले सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस विधि से तैयार की गई खाद 0.5 से 1.5% नाइट्रोजन, 0.5 से 0.9% फास्फोरस और 1.2 से 1.4% पोटाश तथा अन्य सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं।
अब फसलों में अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो जैसे जो सामान्य फसल है आपकी, जैसे अगर हम तिलहन है या दलहन है या अनाज वाली जो फसलें हैं, इसमें हमें 3 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से हमें ये कंपोस्ट यूज करनी चाहिए। अगर आपकी कोई सब्जी वाली फसल है तो इसे हमें 3 से 5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से यूज करनी चाहिए। और अगर हमारे कोई फलदार आपके वृक्ष हैं तो प्रति पौधा हमें आपकी 15 से 30 किलो ये जो नाडिप विधि से बनाई हुई कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ है कि हम कम गोबर में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खाद बना सकते हैं। और अगर हम इस तरह से बनाई हुई आपकी खाद इस्तेमाल करते हैं तो 1/3 जो आपका फर्टिलाइज़र या उर्वरक का सब्स्टिट्यूट हमें मिल जाता है। और अगर लगातार हम इसे 5 वर्षों तक इस्तेमाल करते हैं तो हम टोटल जिसे 100% ऑर्गेनिक या जैविक खेती बोलते हैं उसको अपना सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम में बदलाव होते ही पान की खेती करने वालों किसानों के लिए काफी परेशानी होने लगती है, क्योंकि इस समय अनेक प्रकार की कीट और रोग पान की फसल लगने लगते हैं और पत्तियों की क्वालिटी खराब कर देते हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है। ऐसे में किसान थोड़ा सतर्क रहते हुए समय से इनका नियंत्रण कर ले तो होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो चलिए पान की फसल में पौध सुरक्षा के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा के फार्म मैनेजर डॉक्टर चंदन कुमार से। किसान भाइयों, जो ये फफूंद जनित बीमारियों और कीटों का जो है सो प्रकोप जो है सो देखा जाता है, अधिकतर ज़्यादा ये कीट का प्रकोप देखा जाता है। इसमें जो है सो पहला जो फफूंद जनित बीमारी है वो है पौध गलन रोग जिसको कहते हैं। इसमें ये फफूंद जनित बीमारियों से होता है, पत्तियों पर जो है भूरे रंग के जो है धब्बे बन जाते हैं। तना गलन रोग ये भी फफूंद जनित रोग है। इससे पौधों के जड़ों के ऊपर तने वाले भाग पर सड़न शुरू हो जाती है। इसके प्रकोप से पौधे बहुत ही कम समय में मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पान की फसल में ग्रीवा गलन या गंदली रोग का प्रकोप होता है। ये भी फफूंदी जनित रोग है। इसके प्रकोप से बेलों में गहरे घाव विकसित होते हैं और पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फसल तेजी से सूखने लगती है। ये रोग जनित पत्तियों को जो है सो हम लोग अगर नष्ट कर दे तो इस रोग से जो है बहुत हद तक जो है सो बचाव किया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो है 0.5% जो है सो बॉर्डिक्स मिक्सचर का जो है स्प्रे कर सकते हैं। इस रोग के रोकथाम के लिए जो है सो जहाँ किसान भाई पान लगाए हुए हैं वहाँ जो है सो जल निकासी की उचित व्यवस्था करें और इसके रोकथाम के लिए जो है सो सॉइल में बॉर्डिक्स मिक्सचर का जो है ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक रोग है पुर्निल आसित रोग। ये भी फफूंद जनित रोग है। ये छोटे सफ़ेद धब्बे के रूप में जो है सो पत्तियों पे दिखता है। इसके उपचार के लिए जो है हम लोग गंधक का जो है सो प्रयोग कर सकते हैं। और एक रोग है कि पर्ण चित्ती रोग देखा गया है, उसमें वो भी फफूंद जनित रोग है। इसके लिए जो है सो छोटे जो है काले धब्बे के रूप में जो है सो ये दिखता है पत्तियों पे। इसके उपचार के लिए जो है बेविस्टिन जो है हम लोग 2 ग्राम जो है सो प्रति लीटर पानी में घोल बना के जो है स्प्रे कर सकते हैं।
इन रोगों की रोकथाम के लिए बरीजों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। बरीजों में से रोगी पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर नष्ट कर दे। साथ ही बोड्रो मिश्रण में भूमि संशोधन करें। फसल पर रोग लक्षण दिखने पर 0.5% बोड्रो मिश्रण का घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग की उग्रता अधिक होने पर फसल पर डाइथेन M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। उसके अलावा जो पान के फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखा गया है, इसमें फिर मीली बग लगता है। पत्तियों पे जो है सो व्हाइट कलर का जो है सो कीट दिखेगा। पान की फसल में मिली बग कीट प्रकोप भी होता है। ये कीट हल्के सफेद रंग का अंडाकार आकार का होता है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, जो सफेद चूर्णी आवरण से ढका होता है। यह कीट समूह में होता है और पान के पत्तों और पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट का सर्वाधिक प्रकोप वर्षा काल में होता है। इससे पान के फसल को काफी नुकसान होता है। सफेद मक्खी कीट, ये कीट भी पान की पत्तियों का रस चूसती है। इसके प्रकोप से पान बेल का विकास रुक जाता है और पत्ते हरी माहीन होकर बेकार हो जाते हैं। बीटल बाइन बग, ये कीट जून से अक्टूबर माह के मध्य दिखाई देता है। ये कीट पान के पत्तों को खाता है तथा पत्तों पर छिद्र बनाता है। ये पान की शिराओं के बीच के उत्तकों को खा जाता है, जिससे पत्तों में कुतलन या सिकुड़न आती है और अंत में बेल सूख जाती है। इन कीटों की रोकथाम के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही फसलों के बीच चिपचिपे प्रपंच लगा दें ताकि कीट इनमें फंस जाए। रस चूसक कीटों का अधिक प्रकोप होने की दशा में मेलाथियन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा 0.02% रोगार या डेमोक्रान का छिड़काव पत्तों पर करें। इसके लिए जो है सो हम लोग मालाथियन डस्ट का जो है सो पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो पान जहाँ लगाते हैं वहाँ जो है जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें और बार बार अपने जो है सो पान जहाँ लगाए हुए वहाँ पे बार बार जाके जो देखते रहें। किसी प्रकार का रोग और कीट अगर दिखे तो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कासिमपुर जिला खंगरिया के कृषक दिनेश चौबे ने। ये आम के बाग में पुष्प गुच्छ रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश चौबे जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, आज मैंगो में एक बहुत ही कह सकते हैं कि जबरदस्त जो बीमारी लगती है, खास करके मैंगो मालफॉर्मेशन, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि ये बीमारी जब सीजन में आ जाता है तो उपज में 70% तक 70% तक कह सकते हैं उपज में कमी आ जाती है। तो मैंगो मालफॉर्मेशन वास्तव में इसके कई कारक है जिसके कारण से ये मैंगो मालफॉर्मेशन खास करके मैंगो में देखने को मिलता है। सही अर्थ में पूछा जाए तो मैंगो मालफॉर्मेशन फफूंद के द्वारा भी होता है। मैंगो मालफॉर्मेशन वायरस के इन्फेक्शन के कारण भी होता है। मैंगो मालफॉर्मेशन माइट के अटैक के कारण भी होता है। तो इसके कई कारक है, इस तरह से कह सकते हैं कि मैंगो मालफॉर्मेशन के कई कारक है जिसके कारण से मैंगो मालफॉर्मेशन होता है। मैंगो मालफॉर्मेशन में जनरली फफूंद के कारण देखा गया होता है। ये फफूंद जो फ्यूजेरियम नामक एक फफूंद है, फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी, उसी फफूंद के कारण से ये बीमारी देखने को खास करके मिलती है। आम का गुच्छा रोग आम के वृक्षों पर होने वाला एक रोग है। प्रायः इस रोग के कारकों में फुजेरियम नामक फफूंद के कारण होता है, किंतु अनेक विशेषज्ञों का मत है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोन का असंतुलन है। गुच्छा रोग से ग्रसित आम के पेड़ में पत्तियों एवं फूलों में असामान्य वृद्धि एवं फल विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस रोग के कारण आम के उत्पादन में कमी होती है। आम की टहनी पर एक पट्टी के स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियों का गुच्छा बन जाना, तने की गांठों के बीच अंतराल अत्यधिक कम हो जाना, पत्तियों का कड़ा हो जाना, बाद में यह गुच्छा नीचे की ओर झुक जाता है जो बंची टॉप जैसा दिखता है। इसके लक्षण पौधों में खासकर दिखाई पड़ते हैं। जनरली देखा जाता है नवंबर दिसंबर महीने में ही इसका अटैक शुरू होता है, लेकिन यह विकराल रूप ले लेता है
जब मैंगो में फ्रूटिंग होने की अवस्था आती है, या कह सकते हैं मैंगो में जब मंजर बनने की अवस्था आती है, उस समय जनरली देखा जाता है कि खास करके इसके फूल में, फूल मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर नए नए जिसको जो फूल निकलते हैं या कसते जहाँ नया नया उसका जो मंजर आता है, उस जगह वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, मैंगो माल फॉर्मेशन, मैंगो के जो माल फॉर्मेशन जो हो रहा है, या कह सकते हैं जो भी जहाँ मंजर बनता है उसी में कुछ काले काले जैसे लगता है कि झुंड में खुद दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण से उपज में भारी कमी आती है और ठीक से पत्ते भी अच्छे नहीं बन पाते हैं, पत्ता का साइज भी छोटा हो जाता है, फूल उसमें जो फूल काला काला फंगस के रूप ले लेता है या कसते काला काला पदार्थ के रूप में उसका रूप ले लेता है, जिसके कारण से मंजर बनते नहीं हैं। तो इस तरह से मैंगो माल फॉर्मेशन जो खासकर देखा गया है फ्लोरल पार्ट पे होता है, जनरली देखने को मिलता है, या फूल वाला भाग जो होता है खास करके, तो उसके कारण से ठीक से आम बन नहीं पाता है और कह सकते हैं कि इस तरह से उपज में भारी कमी आ जाती है। आम के पौधों को गुच्छा रोग से बचाने के लिए रोगग्रस्त पुष्पों की मंजरियों को 30 से 40 सेंटीमीटर नीचे से कटाई कर दे और जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दे। रोपाई करने से पहले रोग मुक्त पौधों का चयन करें। प्रारंभिक अवस्था में जनवरी फरवरी माह में ग्रसित पुष्पों बौर को तोड़ दे एवं अधिक प्रकोप होने पर NAA 200 ppm की 900 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर लें। तो अब इसके निदान के बारे में मैं आपको किसान भाई बताना चाहूँगा। मैंगो माल फॉर्मेशन जनरली जो होता है, हम लोग को समय पर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। तो जिनके पास में आम का ऑर्चर्ड है, जिस किसान के पास में, उनको नवंबर महीना से ही उसमें दवा का छिड़काव स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम इसलिए सलाह देते हैं हम लोग कि खास करके इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति 2 लीटर पानी या आधा ml प्रति लीटर पानी का घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग डाइक्लोरोवोस इंसेक्टिसाइड है, उसका भी कह सकते हैं कि 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने से आराम से हम कह सकते हैं कि मैंगो माल फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। या इसके अलावा हम लोग कुछ इसमें फफूंदनाशी का भी सलाह देते हैं स्प्रे करने के लिए। उसके लिए जनरली हम लोग बोलते हैं कि बेबिस्टिन नामक दवा आधा ग्राम से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाना चाहिए। उसका छिड़काव करके मैंगो माल फॉर्मेशन को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।